हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इसी चैनल को। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है। तो इस सवाल का सही आंसर था वलमदीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है जो आज का करंट अफेयर है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है रोजर पे। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला रोजर पे भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। इस डिजिटल कदम का उद्देश्य है कि डिजिटल भुगतान को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। रोजर पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लेन देन का समर्थन करने की जो है ना इसकी घोषणा अभी हाल ही में की है। इसका इन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि सुपर एक्साइटेड दैट रोजर पे इज़ द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पे सपोर्ट करता है और रोजर पे इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे है, याद रखना। और रोजर पे की स्थापना साल 2013 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ आपको मैं थोड़ा यहाँ से रिलेटेड चीज़ें बता सकता हूँ क्या कि भारत में केवल 6% भारतीयों के पास एक क्रेडिट कार्ड है। यूपीआई की सुविधा के साथ क्रेडिट कार्ड के जुड़ने से भारत में क्रेडिट इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। और भारत में लगभग 250 मिलियन यूपीआई उपभोक्ता है, लगभग 50 मिलियन जो है ना उपयोग करता है जिनके पास एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं। इससे रिलेटेड एनपीसीआई इन सब को मैनेज करता है। एनपीसीआई की बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूपीआई जो है ना इसकी स्थापना साल 2016 के अंदर एनपीसीआई ने की थी। एक रुपे कार्ड और है, उसकी स्थापना साल 2012 के अंदर हुई थी, उसकी स्थापना भी एनपीसीआई ने ही की थी। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा। तो मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में जो है ना विस्तारा का विलय कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और 250 मिलियन डॉलर या रुपए का निवेश जो है ना सिंगापुर एयरलाइंस करने वाली है इसके तहत विलय में। और एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का एसेट्स और बढ़ जाएगा इसके विलय होने के बाद ही। तो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को जो है ना मिला देगी, यूँ समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ जमशेद रतन जी टाटा है, उनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 को। इनका देहांत 1993 को हुआ था और उन्होंने ही जो है ना इसकी स्थापना की थी टाटा एयरलाइंस की। विस्तारा की बात करता हूँ तो विस्तारा का भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा एंड सन्स में ही आती है, ठीक है ना। इसके फाउंडर वैसे सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है, और टाटा सन्स है, दोनों ही। इसकी स्थापना 5 नवंबर 2013 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 दिन का भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ना इस रिपोर्ट को रिसेंटली जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर भारत जो है ना वो जल्द ही दुनिया के उन स्थानों के अंदर जो है ना वो ऐड हो जाएगा जहाँ पे उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहाँ पे गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को जो है ना वो पार कर सकती है। अगर बात की जाए तो भारत में हर साल 160 से 200 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना घातक गर्मी की लहर के संपर्क में आते हैं। गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट, प्रोडक्टिविटी तो खैर जाहिर सी बात है कम होगी। लगभग 34 मिलियन भारतीयों की नौकरी में नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गर्मी के कारण खाद्य हानि लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। लगभग साल 2037 से 38 तक जितने भी क्षेत्र हैं उनमें कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक कम करना है। तो ये भी एक है। और 2019 के अंदर जो है ना वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ना इसके तहत पहली बार एक रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। डेविड मालपस जो है ना इसके प्रेसिडेंट है।
किस संगठन ने टूलकिट ऑन एनाबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक सस्पेंस इन इंडिया इसको लॉन्च किया है? तो इसको भी वर्ल्ड बैंक ने ही लॉन्च किया है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने ना चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से टूलकिट ऑन एनाबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक सस्पेंस इन इंडिया लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या है? एक टूल किट है जिसको महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक क्षेत्र पर, जैसे महिलाएं सरकारी बस में वगैरह में सफ़र कर रही है तो उनको एक प्रॉपर जो है ना वो सिक्योरिटी फील करवाने के लिए ये टूल किट जारी की गई है, ताकि सार्वजनिक व्हीकल के अंदर महिलाएं आसानी से आ जा सके। और दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 के लिस्ट में जो है टॉप पे कौन है? तो इसमें टॉप पे है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न हुई यूरोप के असाधारण संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनको 2022 के फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट के अंदर टॉप पोजीशन पे रखा है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो दिव्यांग डिपार्टमेंट रिसेंटली महाराष्ट्र ने सेटअप किया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए एक अलग सी एजेंसी बनाई है और अलग एजेंसी की मांग पिछले 20 सालों में उठ रही थी महाराष्ट्र के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो आइसलैंड, डेनमार्क, जॉर्जिया और रशिया। बताइएगा इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।